हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम का कंपनी लॉ सब्जेक्ट। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि थर्ड सेम का जो कंपनी लॉ सब्जेक्ट है इसका मैं आपको यूनिट 1 कवर करवा दूं, बट क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं तो हो सकता है शायद इसी वीडियो में पूरा कवर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि यूनिट 1 के मैं 2 पार्ट्स कर दूं, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके लेके आएँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं बट क्वेश्चंस सारे सिमिलर से हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। आप सबको पता है कि हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप होता था जो कि किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से डिलीट हो चुका है। तो आप सबके लिए एक नया ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। आप लोग आफ्टर दिस वीडियो उस ग्रुप को जाके ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें कि कब क्या वीडियोज़ आ रही हैं, क्या अपडेट्स चल रही हैं, कब रिजल्ट्स आएगा, सब कुछ उस ग्रुप के अंदर आपको अपडेट किया जाएगा। और आपके लिए कुछ और ग्रुप्स भी क्रिएट किए गए हैं जो आपको वीडियो के दौरान मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, कि क्या डिफरेंस है कंपनी और उसकी एक पार्टनरशिप फर्म में। ये 2021 में क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया था। तो सबसे पहले आप दोनों का मीनिंग बताएंगे डेफिनेटली, आफ्टर दैट हम इनका डिफरेंस बताएंगे। तो कंपनी का मीनिंग क्या है। अ कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी दैट इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब कंपनी की खुद की एक अपनी लीगल एंटिटी होती है। कंपनी और उसका जो ओनर होता है दोनों सेम नहीं होते हैं। कंपनी की खुद की एक जगह है, उसके ओनर की खुद की एक पोजीशन है। कंपनी जो है वो चलती रहेगी। वो कहते हैं ना, कोई भी आए कोई भी जाए, काम नहीं रुकता। वैसे ही अगर एक कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है तो उसका ओनर चाहे जो आज है वो रहे, चाहे वो चेंज हो जाए, कंपनी अपनी जगह पे टिकी रहेगी, कंपनी पे कोई आँच नहीं आएगी। सो कंपनी की खुद की एक बिजनेस एंटिटी होती है जो कि लीगली उसके ओनर से सेपरेट होती है। बिजनेस की खुद की एक पहचान होती है। सो दिस मीन्स दैट कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद से प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोई भी कर्जा ले सकती है कंपनी खुद से, क्योंकि कंपनी की खुद की एक पहचान है। द ओनर, जो भी उसके ओनर्स हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनका अगर कंपनी में पैसे लगे भी हैं तो उनको सिर्फ उतने ही पैसों का नुकसान होगा। अगर कंपनी में कुछ भी होता है, लूज द मनी, उतने ही पैसों का नुकसान होगा जितने उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, जो ओनर्स हैं उस कंपनी के, या उसको हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं, बट वो कंपनी नहीं है। ओनर सिर्फ कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी में कुछ पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, बट कंपनी की खुद की अपनी एक लीगल एंटिटी है। तो कंपनी मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, जो कि इसके कुछ रेगुलर मीटिंग्स में बताए जाते हैं, फाइलिंग रिपोर्ट विद द गवर्नमेंट। तो इसके जो भी होल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना एक कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। पार्टनरशिप फर्म एक सिंपल बिजनेस का स्ट्रक्चर है जहां दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कि वो एक बिज़नेस को मिलके चलाएंगे। वो उसके प्रॉफिट्स को बांटते हैं आपस में, कोई भी नुकसान हो जाता है तब भी 50-50 करते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 50-50 लेते हैं। तो अनलाइक अ कंपनी, द पार्टनर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस डेट। कंपनी की तरह जैसे कंपनी में होता था वैसे इसमें नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो इसके पार्टनर्स होते हैं वो कंपनी के जो भी अगर नुकसान होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए लायबल होते हैं। डेट्स उनको पे करने पड़ते हैं। बट कंपनी में जो कंपनी का ओनर है उसका सिर्फ कंपनी के साथ कितना लेना देना है, जितने पैसे उसने कंपनी में इन्वेस्ट किए उतना ही उसका कंपनी के साथ लिंक है, उसके अलावा उसका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं। बट इन अ पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर्स हैं कंपनी के, उनका लेना देना है। अगर कंपनी में कुछ भी होता है देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स। ठीक है, दिस मीन इफ द बिजनेस ओज मनी, अगर पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस मनी क्रेडिटर से ओ करता है, क्रेडिटर्स क्लेम कर सकते हैं अपने पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो कह सकती है कि आप अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के जो पैसे हैं उनको चुकाएं। ठीक है, जो कंपनी के पार्टनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे उनको किसी भी तरीके से उस डेट को मतलब पे करना पड़े वो करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सिंपल सा इसका डिफरेंस बताना है कि कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है।
देखिए गाइज, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, पहले हम इन दोनों का मीनिंग बताएंगे। अ कंपनी इज़ अ फॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर द लॉ, और इसकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी होती है कंपनी की। इन अ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अ पार्टनरशिप फर्म इज बिजनेस फॉर्म्ड बाय दो या दो से ज़्यादा लोगों के द्वारा, जो बिजनेस जिसमें वो लोग अपना प्रॉफिट्स लॉसेस को एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, इन दोनों की लीगल आइडेंटिटी। कंपनी की खुद की एक लीगल आइडेंटिटी है। अ कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन, कंपनी को हम एज एक सेपरेट पर्सन ट्रीट करते हैं इन द आइज ऑफ लॉ, डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। ये अपने ओनर से अलग मानी जाती है, ओनर को ही कंपनी नहीं बोलते। ठीक है, इन अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम, इसके जो लीगल एंटिटीज़ है ना, पार्टनरशिप फर्म की खुद की अपनी एंटिटी नहीं होती। इसके जो दो पार्टनर्स हैं वही इसके प्रॉफिट्स लॉस कुछ भी डेट्स है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन। कंपनी की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, इट इज़ फॉर्म्ड बाय रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी की फॉर्मेशन यानी कि इस्टेब्लिश कैसे हुई थी, हमने उसको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाया था, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल किया था। और पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म हुई थी, इट इज़ फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट। दो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया और एक पार्टनरशिप फर्म तैयार हो गई। ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि वो जो भी है प्रॉफिट्स लॉस आधा आधा बांटेंगे, जो भी डेट्स आएंगे आधा आधा उसको करेंगे। सो उन्होंने लीगल तरीके से किया, बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो गई। मिनिमम मेंबर्स, जो कंपनी है उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी और 7 फॉर अ पब्लिक कंपनी होने ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक है या प्राइवेट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मेंबर्स बताने कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो उसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट पब्लिक है तो कम से कम 7 मेंबर्स। और जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें एटलीस्ट, पार्टनरशिप यार एक खुद बंदा खुद के साथ तो पार्टनरशिप करेगा नहीं, तो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स आर नीडेड। कि अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है तो एटलीस्ट 2 बंदे तो हों जिनकी पार्टनरशिप होगी। ठीक है ना, एक बंदा खुद के साथ ही थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जाएगा। अभी हमने मिनिमम मेंबर्स बताए, अब मैक्सिमम मेंबर्स। अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव अप टू 200 मेंबर्स, यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स जो है प्राइवेट कंपनी में 200 तक हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी में इसकी कोई लिमिट ही नहीं है मेंबर्स की, कि मैक्सिमम आप कितने तक भी जा सकते हो। मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे पब्लिक कंपनी में और मैक्सिमम कितने भी जा सकते हो। और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, मिनिमम 2 पार्टनर्स में तो होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स जो हैं वो अलाउड हैं, यानी कि 50 बंदे एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लायबिलिटी। अगर आप एक कंपनी में हो, यानी कि एक कंपनी के ऑनर हो, शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, तो आप उसके लिए लायबल नहीं हो। अगर कंपनी में कुछ भी होता है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो आप उसके लिए लायबल नहीं हो। ओनर्स आर लायबल ओनली फॉर द अमाउंट दे इन्वेस्टेड। जितना अमाउंट उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उतने अमाउंट के लिए ही वो लायबल है। दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनी डेट, वो कंपनी के डेट के लिए पर्सनली लायबल नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म्स में जो पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया, ये नहीं है कि सिर्फ उनको उतना ही पे करना पड़ेगा, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मीनिंग दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट ऑफ द फर्म। जितने भी फर्म के डेट्स है सबके लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑनरशिप एंड कंट्रोल। कंपनी के अंदर क्या होता है, ऑनरशिप जो है वो शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती है, बट डे टू डे मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डे टू डे मैनेजमेंट होती है उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर किया जाता है इन अ कंपनी। और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनर्स आर बोथ, वो ऑनर्स भी होते हैं और मैनेजर्स भी होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कंपनी की सारी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ को। ठीक है, इसमें जो कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है मैनेजमेंट का, बट उसमें पार्टनर्स खुद करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड बेस टू द नंबर ऑफ शेयर। जिन्होंने भी शेयर्स ले रखे हैं उनको एज अ डिविडेंड बेस वो प्रॉफिट शेयर किया जाता है। बट इन अ प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट्स है वो उसके पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसा भी उन्होंने एग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा। 50-50 करना है, 70-50 करना है, 70-30 करना है, 60-40 करना है, जो भी उन्होंने एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी। कंपनी
कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, चाहे उसके शेयर होल्डर मर जाएं, चाहे चेंज हो जाएं। वो कहते हैं ना, कंपनी जो है वो चलती रहेगी, कंपनी की खुद की लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो कंपनी को कुछ नहीं होने वाला, उसके हो सकता है ओनर चेंज हो जाए, हो सकता है उसके शेयर होल्डर बदल जाएं, पर कंपनी वहीं की वहीं रहेगी। कंपनी इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर। तो इसका जो परपेचुअल सक्सेशन है, कंटिन्यू, कंपनी जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इन अ पार्टनरशिप फर्म, अगर एक भी पार्टनर छोड़ के चला जाता है, पार्टनरशिप कैन एंड इफ़ अ पार्टनर लीव या डाई, अगर कुछ छोड़ के चला जाता है या डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो जाएगी। इट बिकम्स इंसॉल्वेंट अनलेस अदरवाइज एग्री, या तो उन्होंने एग्री करके किया तो ख़त्म हो जाएगी उसी समय पार्टनरशिप उनकी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जो कंपनी है उसके अंदर ओनरशिप कैन बी ट्रांसफ़र ईजिली, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो आप ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, विद सम लिमिट्स होंगी कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी में करे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। बट इन अ पार्टनरशिप फर्म, partners cannot transfer their ownership without agreement of the other partner। दूसरे पार्टनर से डिस्कस किए बिना आप पार्टनरशिप को है जो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटी, कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद मैनी लीगल रूल्स लाइक एनुअल फाइलिंग, ऑडिट्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। तो कंपनी के अंदर आपको लीगल रूल्स को देखना पड़ता है, एनुअल फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं, सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है कंपनी के अंदर। बट इन अ पार्टनरशिप फर्म कुछ ही फ्यूअर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अगर हम उसको कंपनी से कंपेयर करें, बट एन ऑडिट इज़ नीडेड, क्योंकि अगर आपकी फर्म बड़ी है तो आपको ऑडिट तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि आप 2 पार्टनर्स ही हो या मैक्सिमम 50 हो, बट पब्लिक कंपनी में ज़रूरी है। टैक्सेशन सिस्टम, एक कंपनी पे टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट। एक कंपनी है जो वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी अपनी प्रॉफिट्स के ऊपर, सेपरेटली फ्रॉम इट्स ऑनर। ये नहीं है कि ऑनर ने पे कर दिया तो कंपनी का टैक्स माना जाएगा वो, नो, कंपनी का खुद का अलग टैक्स पे होगा। कंपनी के जितने प्रॉफिट्स होंगे उसके ऊपर अलग से टैक्स पे किया जाएगा सेपरेटली, ठीक है। और जो पार्टनरशिप फर्म है, प्रॉफिट्स जो होंगे वो टैक्स उसके पार्टनर्स के हैंड में होंगे, यानी कि अगर ऑनर का जो उसके पार्टनर्स हैं उन्होंने टैक्स पे कर दिया, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का टैक्स पे हो गया, ठीक है। पार्टनर्स इंक्लूड देयर शेयर इन पर्सनल इनकम टैक्स, तो वो सिंपल उसका टैक्स पे करेंगे और उसी में उनके शेयर्स इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैपिटल रेजिंग, कंपनी कैन रेज कैपिटल ईजिली। जो कंपनी है वो अपनी कैपिटल को ईजिली रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर या लोन्स को देके, ठीक है। लोन टेकिंग लोन्स या इशू शेयर्स, पब्लिक कंपनी है क्योंकि वो पब्लिक, ऑलमोस्ट पब्लिक ही होती है, ठीक है। तो आप ईजिली वहाँ पे अपने जो फंड है, कैपिटल है, उसको रेज कर सकते हो। बट इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप कैन रेज कैपिटल ओनली थ्रू पार्टनर्स। आप पार्टनरशिप फर्म में आप पब्लिक से पैसे रेज नहीं कर सकते। आप 2 पार्टनर हो या 4 हो, बट आप पार्टनर्स की ही मतलब ड्यूटी बनती है कि आपने उस पैसों के लिए कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में आपके पास लिमिटेड तरीके होते हैं कि आप कैपिटल कैसे रेज करोगे, बट इन अ कंपनी यू हैव अ ऑप्शन दैट यू कैन रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, क्या है नेक्स्ट डिफरेंस, क्या है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, कंपनी क्लोज हो रही है या कोई भी अगर आपने फर्म किया या कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो रहा है, ख़त्म हो रहा है वो, ठीक है। सो डिसोल्यूशन, क्लोजिंग अ कंपनी, एक फॉर्मल प्रोसेस है, कंपनी को लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके आप उसको क्लोज कर सकते हो। बट इन अ पार्टनरशिप फर्म, अगर एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व ईजिली, अगर दोनों पार्टनर अग्री करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ख़त्म करना है, तो वो इजीली उसको भी डिसॉल्व कर सकती हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, जो कंपनी है, द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन द बिजनेस बट मेजर डिसीजंस कहाँ पे कौन लेता है, शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के अंदर जो कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन है, कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बिजनेस को रन तो करते हैं, पर मेजर डिसीजंस कौन लेता है, शेयर होल्डर, यानी कि जो ऑनर होता है। हालांकि उसकी लीगल एंटिटी अलग है, कंपनी खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी रखती है, बट शेयर होल्डर जो ओनर है, मेजर डिसीजंस वही लेगा। इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स मैनेज करते हैं कि उन्होंने सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को खुद ही देखना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको क्या करना है, सारे ऑपरेशंस को पार्टनर्स खुद ही मैनेज करते हैं,
ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन इजीली क्लियर है कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसी वजह से इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आप इसको और भी एलैबोरेट करके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि लेंथ बढ़ा सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज इट कैन बी लिफ्टेड। कॉर्पोरेट व्हील क्या है और किन सर्कमस्टेंसेज के अंदर हम लोग इसको लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि एंड अप कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है, कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है। कॉर्पोरेट व्हील एक लीगल टर्म है जो कि यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए कि कंपनी और उसका ओनर दोनों सेपरेट हैं, दोनों सेम नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बात की कि कंपनी और उसका ओनर एक नहीं होता, ठीक है। तो कॉर्पोरेट व्हील इज़ अ लीगल टर्म जो कि यूज़ की जाती है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि कंपनी और उसका ओनर डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। तो कॉर्पोरेट व्हील करती क्या है, कॉर्पोरेट व्हील इट प्रोटेक्ट द पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर, की वो प्रोटेक्ट करती है कि जो भी उसका ओनर है उसके पर्सनल एसेट्स कहीं कंपनी की देनदारियां चुकाने में ही ख़त्म ना हो जाए, तो वो उसके पर्सनल चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। द कंसेप्ट इंश्योर करता है कि कंपनी को उसकी एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाए विद द लीगल राइट्स और उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन में दी गई है कि मीनिंग क्या है, कॉर्पोरेट व्हील क्या है। कॉर्पोरेट व्हील सेपरेट द कंपनी आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर आइडेंटिटी। ये हमें कॉर्पोरेट व्हील बताती है, इट एक्ट लाइक अ शील्ड, कि वो ओनर को प्रोटेक्ट कर रही है कि कंपनी की जो भी देनदारियां, अगर कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो ओनर उसके लिए लायबल नहीं, ओनर का सुरक्षा कवच है कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। अगर एक जो ओनर है या शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट व्हील नाम का कंसेप्ट है, कंपनी की और उसके ओनर की आइडेंटिटी अलग अलग मानी जाती है, ताकि कल को जब बैंकरप्ट कंपनी हो तो ओनर अपना घर बेच के उसके कर्जे ना चुकाने लग जाए, ठीक है, खुद सड़क पे ना आ जाए। तो कॉर्पोरेट व्हील बताती है कि कंपनी अपनी जगह पे अलग एग्जिस्ट करती है और ओनर उसका अलग है, दोनों सेम नहीं है। वाई इज़ द कॉर्पोरेट व्हील इम्पॉर्टेंट, क्यों कॉर्पोरेट व्हील इम्पॉर्टेंट है, इट अलाउ पीपल, क्योंकि ऑब्वियस है जब इसने डिफाइन कर दिया कि कंपनी अलग रहेगी ओनर अलग रहेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को अलाउ करेगी कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करो बिना इस टेंशन के कि आपके पर्सनल जो घर बाहर है वो खतरे में आ जाएगा, विदाउट लूजिंग पर्सनल एसेट्स। तो कहीं ना कहीं इनकरेज करेगी ये बिजनेसेस को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं या ओनर हैं उनको सिक्योर फीलिंग आएगी कि उनके पर्सनल चीज़ें सेफ हैं। अगर वो कंपनी में काम भी करते हैं, कंपनी को मतलब इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, कंपनी को रजिस्टर करते हैं, तो वो खुद सेफ हैं, उनका खुद का जो भी घर बार है वो खतरे में नहीं आएगा, कुछ भी कंपनी में होता है वो सेफली खेल रहे हैं, ठीक है। द कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन, जो भी उसकी मीनिंग इट कैन ओ प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी खरीद सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कंपनी किसी पे केस फाइल कर सकती है, तो कंपनी खुद ही खुद की ओनर है एक तरह से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितने पैसे आपने कंपनी में इन्वेस्ट किए सिर्फ आप उतने पैसों के लिए ही कंपनी की अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उतनी ही आपकी लाइबिलिटी बनती है। शेयर होल्डर इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, मीनिंग दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी डेट अप टू द अमाउंट दे इन्वेस्टेड, जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया उतनी डेट के लिए ही वो कंपनी के लिए लायबल होते हैं। अगर कंपनी कल को बैंकरप्ट हो जाती है या कोई लीगल एक्शन फेस करना पड़ता है, तो जो कंपनी का शेयर होल्डर है, ना ही उसकी पर्सनल सेविंग्स पे कोई खतरा आएगा, ना ही उसका घर बार बिकेगा, ना ही उसके अदर एसेट्स बिकेंगे, ठीक है। कंपनी में उसका जितना हिस्सा होगा सिर्फ उतने प्रतिशत ही वो पे करेगा, ठीक है। कंपनी की खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये बार बार वही बता रहे हैं। अब कॉर्पोरेट व्हील का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। फर्स्टली ओनर को ये प्रोटेक्ट करती है कि ओनर के जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करना, पर्सनल एसेट्स को। सेकंड, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करती है, क्योंकि जब लोगों को पता है कि उनको कोई पर्सनल लॉस नहीं होगा तो डेफिनेटली वो कंपनी में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमें भी एक बिज़नेस करना है। थर्ड बेनिफिट क्या है कि बिज़नेस कंटिन्यू चलता रहता है, अगर उसका जो ओनरशिप भी चेंज भी हो जाती है तो बिज़नेस, कंपनी कहीं नहीं जाती, कंपनी स्टेबल रहती है, वो चलती रहती है, ठीक है। अगर उसका ओनर को कुछ भी इनहैपन हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो कंपनी स्टेबल रहेगी, कंटिन्यूटी उसकी बरकरार रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, पर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। कुछ केसेस में पता क्या होता है कि जो कोर्ट है वो
कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है। लिफ्ट यानी कि मतलब ओनर को रिस्पॉन्सिबल बता देता है कि अगर कंपनी में कोई भी खर्चा आया तो ओनर उसके लिए लायबल है कुछ केसेस में, ठीक है। लिफ्ट कर देता है, उसको पीछे हटा के बात करते हैं कि नहीं, ओनर ही इसके लिए लायबल है। ये कब होता है? दिस यूजुअली हैपन इफ द कंपनी इज बीइंग यूज्ड फॉर इलीगल पर्पस। अगर कंपनी जो है वो इलीगल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है या कोई फ्रॉड कमिट करने के लिए यूज़ की जा रही है, तो जो व्हील है वो लिफ्ट कर दी जाएगी, यानी कि जो ओनर है वो पर्सनल एसेट्स भी उसके जो ओनर के हैं वो रिस्क में आ जाएंगे, क्योंकि उसने उस कंपनी का मिस यूज़ किया है, ठीक है। तो कंपनी जो कॉर्पोरेट व्हील है वो कब, व्हेन कैन द कॉर्पोरेट व्हील बी लिफ्टेड? जब कंपनी का कोई भी बंदा मिस यूज़ करेगा। तो जो ऑब्वियस है, कंपनी लॉ एक्ट क्या बोलेगा भाई, ये कंपनी के लिए ये जो शेयर होल्डर है इसका ही बनता है कि यही इसका कर्जा चुकाए। अगर तो आप तरीके से चलेंगे तो आपके पर्सनल शेयर, पर्सनल एसेट्स रिस्क में नहीं आएंगे। बट इफ़ यू मिस यूज़ द कंपनी, ठीक है। फर्स्ट क्या है? फ्रॉड और डिसऑनर्ड। अगर कंपनी को यूज़ करते हो किसी भी फ्रॉड को कमिट करने के लिए, तो इन दैट केस जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको लिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आप कंपनी के इम्प्रॉपर यूज़ करते हो, मतलब जो भी पर्सनल गेन्स हैं उनका इम्प्रॉपर यूज़ करते हो, इफ़ द शेयर होल्डर ट्रीट द कंपनी एसेट की उसके खुद के पर्सनल एसेट है और लीगल सेपरेशन को भूल ही जाते हो, तो कोर्ट क्या करेगा भाई? चलो उठा दो कॉर्पोरेट व्हील को, अब ज़रूरत ही नहीं है कॉर्पोरेट व्हील की तुम्हें। तुम कंपनी के एसेट्स का मिसयूज़ कर रहे हो तो तुम्हें कॉर्पोरेट व्हील की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कंपनी में कल को कुछ नुकसान होता है तो तुम ही भरपाई करोगे, ठीक है। लिफ्ट अप यानी कि उठा दिया उसको, कॉर्पोरेट व्हील को लेफ्ट कर दिया, लिफ्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है? अगर आप अवॉइड करते हो लीगल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि कंपनी के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इफ़ द कंपनी इज़ बीइंग यूज्ड टू इवेड टैक्सेस, या अवॉइड करते हो आप उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, तो कोर्ट फिर भी कॉर्पोरेट व्हील को बोलेगी भाई चल उठ जा तू, अब फिर से उसको लिफ्ट अप कर देगी। पर्स मतलब लिफ्ट अप, ठीक है। तो अगर आप मतलब कुछ सी भी तरीके से उसका मिसयूज़ करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो, तो कंपनी लोगों ने बोल देना, लो जो एक्ट है जिसके अंदर वो कंपनी रजिस्टर्ड है उन्होंने बोल देना है भाई कॉर्पोरेट व्हील यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अगर आप एजेंसी रिलेशनशिप, यानी कि अगर कुछ केसेस में क्या होता है कि इफ़ अ कंपनी इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर इट्स ओनर, तब भी कोर्ट बोलेगा भाई कॉर्पोरेट व्हील उठा दो। कंपनी जो है वो सिर्फ एजेंट की तरह काम कर रही है। ओनर कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ अपने बचाव के लिए, कि उनको पता है कि कल को बिजनेस चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, नुकसान भी हो सकते हैं, तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कंपनी को एक अपना एजेंट बना के, कहते हैं ना कंपनी के कंधों पे बंदूक रख के चला देते हैं, ठीक है। कि अगर कल को कंपनी बैंकरप्ट भी हो गई तो ओनर नहीं उसके लिए होगा। तो अगर ऐसा होता है तब भी कोर्ट जो क्या बोलेगा भाई उठा दो, लिफ्ट कर दो उसको। फिफ्थ क्या है? फेलियर टू फॉलो कॉर्पोरेट फॉर्मेलिटीज़। अगर आप कॉर्पोरेट की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में फेल हो जाते हो, दैट केस जो है वो कॉर्पोरेट व्हील फिर भी अप्लाई नहीं होगी, तब भी आप पर्सनली लायबल माने जाओगे। अंडर कैपिटलाइजेशन, अगर अ कंपनी started with insufficient capital to meet its financial obligation, it may be seen as an attempt to deceive creditors। अगर कंपनी एक स्टार्ट होती है और उसमें इनसफिशिएंट कैपिटल है, प्रॉपर कैपिटल ही नहीं है कि जो उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए, तो इसको भी एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि अटेम्प्ट टू डिसीव क्रेडिटर्स है, कि आप उनसे पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और कंपनी मस्ट हैव, कंपनी के पास उसके प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो बिजनेस को चला पाए। तो कोर्ट, अगर आपके पास कंपनी के पास ऐसे सोर्सेज ही नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉपर है ही नहीं है, तो तब भी कोर्ट क्या करेगा कि अंडर कैपिटलाइज है, अंडर कम कैपिटल है कंपनी के पास, ऑब्वियस है फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगी क्योंकि स्टार्ट ही कम कैपिटल से हुआ है, तो इस केस में भी उसको उठा दिया जाएगा, यानी कि कॉर्पोरेट व्हील को हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में एक केस स्टडी है सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ ये केस स्टडी बताती क्या है? मिस्टर सैलमन जो थे वो एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। उन्होंने उसकी जो खुद का बिजनेस था ना उसको ट्रांसफ़र कर दिया एक न्यू कंपनी में। वो पहले एक छोटा सा बिजनेस करते थे जिसको बाद में उन्होंने कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया और उसके एक मेजर शेयर होल्डर बन गए। कंपनी को एक खुद की लीगल एंटिटी मिल गई। कंपनी वाज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्योंकि पर्सन और मिस्टर सलमान मतलब अलग अलग हो गए, ठीक है। अब मिस्टर सलमान ने एक लोन लिया कंपनी से और लेटर कंपनी क्या हो गई बैंकरप्ट,
कंपनी क्या हो गई, बैंकरप्ट। अब जो कंपनी के क्रेडिटर्स थे उन्होंने मिस्टर सैलमन से आर्ग्यू किया कि भाई नहीं, मिस्टर सैलमन को खुद ही ये जो मतलब नुकसान हुआ है, बैंकरप्सी हुई है, खुद पे करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, अगर आप बैंक से लोन लेते हो और कल को बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो क्या आप उस बैंकरप्सी के लिए सारे अमाउंट के लिए आप लायबल होगे? नो, आपने जितने पैसे लिए आप कम से कम उतने पैसों के लिए ही लायबल होगे, आप उतने पैसे चुकाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आर्ग्यू करने लगे कि मिस्टर सैलमन को सारे के सारे पैसों के लिए वो खुद ही लायबल है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बताया, द कोर्ट रूल दैट सिंस द कंपनी वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, की कंपनी की खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मिस्टर सैलमन वाज नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, तो मिस्टर सैलमन इसके लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए। सो दिस केस एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट, इस केस ने ही ये जो प्रिंसिपल है इसको इस्टेब्लिश किया था कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो शेयर होल्डर हैं उनके पर्सनल एसेट्स इसके तहत प्रोटेक्टेड रहते हैं। कंपनी के डेट अलग है, कंपनी के अगर कंपनी में बैंकरप्सी होती है तो उसके लिए खुद पर्सनल शेयर होल्डर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी मेड इट क्लियर दैट वंस अ बिजनेस इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी, जब एक बिजनेस को हम लोग रजिस्टर कर देते हैं एज अ कंपनी, सो कंपनी की एक खुद की सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है कानून की नज़रों में। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन के जो उसका ओनर है उसके पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। सो ये केस ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बताया और भी ऊपर हमें पॉइंट्स बताए कि इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये इसका पूरा यहाँ पे समराइज किया गया है, कंक्लूजन दिया गया है विच हेल्प यूज टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन है वन पर्सन कंपनी। ये 2021 2022 दोनों में 5 मार्क्स में पूछा गया था कि ये क्वेश्चन क्या है। अब व्हाट इज़ वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी क्या है, व्हाट इज़ अ वन पर्सन कंपनी इज़ अ कंपनी दैट ओन्ड एंड रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सिर्फ एक इंसान के द्वारा जब एक कंपनी को चलाया जाता है तो उस कंपनी को वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर ना गाइज मेरी ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं बट वो बहुत पुरानी हैं, यानी कि मतलब उन वीडियोस की क्वालिटी ऐसी है कि आज के टाइम पे अगर मैं भी उन वीडियोस को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार क्या वीडियोस हैं वो, ठीक है। इसी वजह से मैं टॉपिक्स दोबारा कवर कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरे टॉपिक्स हैं बट अगर किसी ने वो वीडियोस देख रखी हैं, वो वीडियोस बहुत अच्छी एक्सप्लेन्ड है बट क्वालिटी अच्छी नहीं है उनकी, ठीक है। बट आपको टॉपिक क्लियर है, अगर उसमें से आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप नए तरीके से ना क्वेश्चंस करें, 1% पे ऑलरेडी वीडियो है, ठीक है। बट अगर किसी ने नहीं करा, अगर इसी में से करे हो देन वेल एंड गुड है, आप इसी में से करें, अच्छी मतलब आपको प्रॉपर PDF मिल जाएगी। अब वन पर्सन कंपनी होता है क्या है, एक सिंगल बंदा जब एक कंपनी को चलाता है उसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। ट्रेडिशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में क्या होता था, जिसमें हमें ज़रूरी होता था कि कम से कम 2 शेयर होल्डर तो होने ही चाहिए, बट एन OPC वन पर्सन कंपनी अलाउ करती है कि एक सिंगल पर्सन भी, उसका ओनर, शेयर होल्डर मतलब ओनर कोई शेयर होल्डर बोलते हैं और डायरेक्टर दोनों हो सकता है। वन पर्सन कंपनी अलाउ करती है कि एक ही बंदे को कि तुम कंपनी चला सकते हो, इवन थ्रो ओनली वन पर्सन, एक ही बंदा उसको कंट्रोल करेगा, उसको मतलब ट्रीट करेगा कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है अंडर द लॉ जस्ट लाइक अदर कंपनीज होता है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल इज़ नॉट, जो बंदा है वन पर्सन कंपनी का जो ओनर है, शेयर होल्डर है, वो यहाँ पे भी पर्सनली लायबल नहीं होगा जो भी कंपनी के डेट्स होंगे। सेम जैसे कंपनी चलती है विद 2 पर्सन 3 पर्सन, वैसे ही वन पर्सन कंपनी भी चलेगी, ठीक है। अब वन पर्सन कंपनी की एडवांटेज क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है कि आपको डेट नहीं पे करना पड़ेगा, आपके पर्सनल एसेट सेव हैं, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। सेकंड, इसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि आपको आपकी इसके साथ मतलब कंपनी की खुद की अपनी एक पहचान है, आपकी खुद की एक पहचान है। थर्ड, ईजी टू मैनेज है। बड़ी कंपनीज में क्या होता है, मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं, बट वन पर्सन कंपनी ईजी है, उसमें सिर्फ आप अकेले हो, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, कोई किसी के साथ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास फुल कंट्रोल है, आप कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, अगर वो वन पर्सन कंपनी का जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो बिजनेस को कंटिन्यू रहेगा, जो भी नॉमिनी उसने रखा होगा बिजनेस उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे। ईजी कंप्लायंसेस,
कंपेयर करें अगर हम इसको बाकी तरह की कंपनी से, तो लीगली और रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स 1% कंपनी के सिंपल होते हैं। फॉर एग्जांपल है 1% कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड। 1% कंपनी, अब एक बंदे को खुद के साथ क्या जनरल मीटिंग करनी है, उसको खुद ने ही डिसीजन ले लेना है, तो यहाँ पे इसको ज़रूरी नहीं होता कि उसने एनुअल जनरल मीटिंग बिठानी है, ठीक है। बट बाकी कंपनीज में क्या होता है, ज़्यादा मेंबर्स हैं, ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं, ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं, तो उनको हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग बिठानी पड़ती है। बट 1% ही जब कंपनी को चला ही एक बंदा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी थोड़ा कि वो मीटिंग बिठाए, खुद ही तो डिसाइड करना है, तो वो खुद ही कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन। जो 1% कंपनी का कंसेप्ट है सिर्फ इंडिया में है, इंडिया का बंदा ही कर सकता है, इंडिया में नहीं है मतलब इंडिया का बंदा ही इसको इंडिया में कर सकता है। ओनली Indian citizen can form an 1% company and the person must also be a resident of India। यानी कि पिछले 182 दिनों से वो इंडिया में रह रहा होना चाहिए। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, 1% कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है कि सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है। अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो ऑब्वियस है कंपनी में ज़्यादा शेयर होल्डर्स, ज़्यादा पार्टनर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। द 1% कंपनी विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि उसमें पार्टनर्स होने चाहिए। बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे एक पर्सन हैंडल नहीं कर पाता। हाई टैक्स रेट है 1% कंपनी में, जो टैक्स है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जगह तरह लगते हैं, जिसका मतलब टैक्स रेट जो है वो हायर हैं देन दूज एप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बंदे के लिए तो वो टैक्सेस हाई है ना, जो मतलब प्राइवेट कंपनीज में लगते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स होते हैं। थर्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। 1% कंपनी कैन नॉट इंगेज इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना। ये जो 1% कंपनी है ये सिर्फ कैरी आउट कर सकती है बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्पेसिफाई इन इट्स इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। इसको कोई ये छूट ही नहीं है कि ये मतलब बैंकिंग शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर पाए, सिक्योरिटीज़, इसको सिर्फ अपने काम से काम रखने को बोला जा रहा है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि कन्वर्जन टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अगर एनुअल टर्नओवर 1% कंपनी की एक्सीड कर जाती है 2 करोड़ से, और उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो एक्सीड कर जाती है 50 लाख से, तो 1% कंपनी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। जो ये लिमिट है 1% कंपनी की, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। अगर इसको क्रॉस कर देते हो तो आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए छोटा सा है कि 1% कंपनी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डिफाइन a private company and state that special privileges and exceptions which it enjoy under the companies act। गाइज ये क्वेश्चन देखिए 2019, 2020, 2021 तीनों में 15-15 मार्क्स में आया था। तो आपको अब यहाँ पे बताना क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है, उसकी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस बतानी है या स्पेशल एग्जम्पशंस बतानी है जो कि कंपनी एक्ट के अंदर मिलती हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। सिंपल टर्म्स में बोले तो प्राइवेट कंपनी वो है जिसको एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स चलाते हैं, और इसमें हम लोग अपने जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते हैं। नॉट अलाउड टू ऑफर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी सिंपल सी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों को हम लोग इन्वाइट नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या हुई, प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसी के अंदर कंपनी में जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है कि आप लोग शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लिमिट होती है कि जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो 200 तक ही होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स को जो लिमिट है वो 200 तक की होती है। प्रोहिबिट होता है कि प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी। प्रोहिबिट यानी कि रोक होती है कि आप लोग पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते कि आप आके हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करें। और इसमें मस्ट इंक्लूड द वर्ड, इसमें ये जो वर्ड है प्राइवेट लिमिटेड, इसका इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो आपकी कंपनी का जैसे नाम है कुछ भी ABC लिमिटेड, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड नेम होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड साथ में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, अब की फीचर्स क्या हैं प्राइवेट कंपनी के, कि इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे कि नॉर्मल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज ऑफर करती हैं लिमिटेड लायबिलिटी टू देयर शेयर होल्डर। दिस मीन दैट ओनर्स आर ओनली लायबल फॉर द कंपनी डेट अप टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड। कि मतलब ओनर्स जो हैं वो कंपनी के जितने भी डेट हैं सब मतलब
प्राइवेट कंपनी क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी है और उसके अंदर उसके कुछ पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो उसके जो भी ओनर्स हैं, जो भी कंपनी का डेट होगा उसके लिए वो अमाउंट के लिए लायबल होंगे, उनकी लाइबिलिटी होगी, ठीक है। आप उसके लिए लायबल माने जाओगे कि जो भी लाइबिलिटी डेट आते हैं तद अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर भी आपको पे करना पड़ सकता है। सेकंड, रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। तो शेयर इन अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें रूल बुक बोलते हो कि आप, एक कंपनी की रूल बुक है। सो यूजुअली हैव स्पेसिफिक रूल कि कैसे आप शेयर्स को सेल कर सकते हो या कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपको वही स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। ऐसे ही आप शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स है एक प्राइवेट कंपनी में, कम से कम तो 2 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स तो होने चाहिए। कम से कम 2 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी मतलब होती है कि 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो गई, उसको बोल सकते हो आप प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट में एटलीस्ट 2 बंदे तो होने चाहिए, मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। नो पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि प्राइवेट कंपनी में आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। इसमें सिर्फ आपको अपने ही प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू फंड्स को रेज करना पड़ेगा, आप पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे। प्राइवेट कंपनी की मैनेजमेंट सिंपल होती है, क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स जितने होंगे आप सिंपली आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उसको कर सकते हो। बट पब्लिक कंपनी में ये जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। बट प्राइवेट कंपनी जनरली हैव अ सिंपलर मैनेजर स्ट्रक्चर। अगर हम उसको कंपेयर करें पब्लिक कंपनी से, तो प्राइवेट कंपनी बहुत ईजिली मैनेज हो जाती है, ठीक है। तो इनमें क्विकली डिसीजंस ले सकते हैं और मोर एफिशिएंट होते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राइवेट कंपनी क्या है और उसके स्पेशल प्रिविलेजेस बताओ और एग्जम्पशंस बताओ। तो प्राइवेट कंपनी इंजॉय स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब इसमें बहुत सारी प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस दी जाती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कुछ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, फ्यूअर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, यानी कि प्राइवेट कंपनी को सिर्फ कुछ ही रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बट प्राइवेट कंपनी हैव फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि फ्यूअर रूल्स रिक्वायरमेंट, कि आपको सारे रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। दे आर एग्जम्प्ट फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस। प्राइवेट कंपनीज को एग्जम्पशन होती है सर्टन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के अंदर, जो कि सिर्फ पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होते हैं, प्राइवेट पे होते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट कंपनीज का बर्डन कम हो जाता है। सेकंड, एग्जम्पशन या प्रिविलेजेस बोल सकते हो, नो रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम कैपिटल। पब्लिक कंपनी में तो होता है कि इतनी मिनिमम, कम से कम इतनी पैसे तो होने ही चाहिए तभी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनलाइक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज डू नॉट हैव मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्राइवेट कंपनी कितने भी पैसों से स्टार्ट की जा सकती है, दे कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल। बट पब्लिक कंपनी में इसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि इतने पैसे होंगे, इतनी कैपिटल होगी, तभी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। बट प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड एग्जम्पशन या प्रिविलेजेस क्या है, नो मैंडेटरी एनुअल जर्नल मीटिंग। पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं ना, वो अनलिमिटेड होते हैं। पब्लिक कंपनी में उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कम से कम तो 7 होने चाहिए, मतलब 7 मेंबर्स तो होने चाहिए। बट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वो अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। और अनलिमिटेड मेंबर्स होंगे पब्लिक कंपनी में, तो ऑब्वियस है वहाँ पे एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी ज़रूरी है। बट इन अ प्राइवेट कंपनी या तो 2 मेंबर्स होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर होंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के लिए एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना कंपल्शन नहीं है। नो मैंडेटरी एनुअल जनरल मीटिंग। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर कि उनको एनुअल जनरल मीटिंग बिठानी ही है, ठीक है। तो उनके राइटिंग में भी कंसेंट्स ले सकते हैं, जिससे उनका टाइम और एफर्ट्स बचेगा कि आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, सब कुछ देखो। तो सबको बोल सकते हो कि आप अपना अपना कंसेंट भेज दो, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फोर्थ एग्जम्पशन या प्रिविलेजेस क्या है कि इसका सिंपल प्रोसेस होता है किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। प्राइवेट कंपनीज कैन अपॉइंट डायरेक्टर विदाउट नीडिंग टू फॉलो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। उनको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ता। प्राइवेट कंपनीज ईजिली डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन प्रोवाइड फॉर देयर अपॉइंटमेंट। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, रूल बुक उनको प्रोवाइड कर दी जाती है कि ऐसे ऐसे आप उनको अपॉइंट कर सकते हो। फिफ्थ प्रिविलेजेस क्या है, फ्रीडम टू डिसाइड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उनके पास फ्रीडम होती है कि आप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो। प्राइवेट कंपनीज हैव मोर फ्रीडम
कि वो अपने मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं, अलाउ करती है उनको कि वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी पूरी उनको दी जाती है कि आप जैसे चाहे उसको डिज़ाइन कर सकते हो। 6 क्या है, नो रिक्वायरमेंट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अनलाइक पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो, नो। ठीक है, इसमें मतलब प्राइवेट कंपनी है यार, प्राइवेट है, आपकी मर्जी है, आप उसमें जहाँ चाहे जैसा चाहे वही पत्ता हिलेगा, आपकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलेगा, सिंपल सी बात है। बट पब्लिक कंपनी में आपको सबकी राय के साथ चलना पड़ेगा, आपकी अकेले की राय का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे। जो मेच्योरिटी ऑफ मेंबर्स बोलेंगे पब्लिक कंपनी में वो होगा, जहाँ पे 75% वोट जाएगी। बट प्राइवेट कंपनी क्या है, आप ओनर हो, आप मालिक हो, आप जो बोलोगे वो होगा, प्राइवेट है, आपकी अपनी कंपनी है। 7 क्या है, लेस डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन। प्राइवेट कंपनी है मैंने बोला, तो आपको इसमें कुछ भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा छोटी से छोटी डिटेल दोगे, तो वैसे प्राइवेट कंपनी हैव फ्यूअर डिस्क्लोज ऑब्लिगेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि आपको कम चीज़ें बताने की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी कंपनीज का बर्डन कम कर देती हैं। 8 एग्जम्पशन क्या है, एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस है, उनको सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट जो कि अप्लाई होती है टू द पब्लिक कंपनी सच एज थूज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड नॉट एप्लीकेबल। देखो, जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड प्रोविजन है ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं होती, आर नॉट एप्लीकेबल टू। ये एग्जम्पशन है प्राइवेट कंपनीज को कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो पेमेंट होती है, टैक्स पेमेंट होती है, वो प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होती है। 9th, फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन्स। प्राइवेट कंपनीज इजीली फास्टर अप्रूवल मतलब ले सकती हैं कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस का, सच एज लोन्स, इन्वेस्टमेंट, कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में सिंपल सी मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें बंदे बहुत ज़्यादा हैं। पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो सबकी राय के बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और प्राइवेट में कम से कम 200 मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तो उनकी राय लेना और अनलिमिटेड लोगों की राय लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो प्राइवेट के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। अब बेनिफिट क्या है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को ऑपरेट कर रहे हो, डेफिनेटली आपके पास एक ग्रेटर कंट्रोल है, आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। फंड्स को रेज करना ईजी, आपको पता है वही 200 मेंबर्स हैं, उन्हीं से फंड्स आपको रेज करने हैं, कहीं बाहर से आप पैसे रेज, कैपिटल रेज नहीं कर सकते। आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जब चाहे जैसे चाहे जो भी रूल्स, फ्यूअर रूल्स के साथ ही उनको अडेप्ट कर सकते हो ईजिली, और ईजिली कुछ भी चेंजेस ला सकते हो। नेक्स्ट क्या है, लेस स्क्रूनिटी। प्राइवेट कंपनीज आर सब्जेक्ट टू लेस स्क्रूनिटी फ्रॉम रेगुलेशंस एंड पब्लिक कंपेयर टू पब्लिक कंपनीज, अलाउ देम टू ऑपरेट विद ग्रेटर प्राइवेसी। इसमें आपके पास क्या है कि प्राइवेट कंपनीज में है जो लेस आपकी सिक्योरिटी होती है फ्रॉम रेगुलेशंस, बट पब्लिक कंपनीज अलाउ करती हैं कि आप पूरी प्राइवेसी के साथ काम करेंगे, बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट है भाई, बॉस को आपकी एक छोटी से छोटी डिटेल भी पता होती है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, बॉस मतलब पूरी निगरानी रखता है। बट पब्लिक कंपनी में आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है प्राइवेट कंपनीज की? डिसएडवांटेज पहली क्या है कि आपके पास लिमिटेड असेस है कि आप कैपिटल रेज कहाँ से कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में, अब मैंने बताया, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड बंदे, अगर कुछ भी नुकसान होता है या कोई बैंकरप्सी होती है तो सब रिस्पॉन्सिबल है, सब थोड़ा थोड़ा फंड डालेंगे, पब्लिक कंपनी का मतलब बैंकरप्सी पे बाहर निकाल लेंगे। बट प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 200 तो मेंबर हैं, तो वो कैसे कैपिटल फंड अगर रेज करेंगे, कुछ भी होता है तो प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, वो पब्लिक से कैपिटल रेज कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रो करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो एक्सपैंड भी कम नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनीज खुद को ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती है, उनको जब पैसों की नीड है वो अपने शेयर्स मार्केट में लाएंगे, लोग उसको खरीदेंगे, कंपनी का हिस्सा बनेंगे और वो पैसे कंपनी में लग जाएंगे। तो पब्लिक कंपनीज को जब भी फंड रेज करने हैं वो पब्लिक से कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। सेकंड, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर, मैंने आपको बताया प्राइवेट में सिर्फ 200 होते हैं जबकि पब्लिक में अनलिमिटेड है। प्राइवेट कंपनीज के टैक्स रेट भी ज़्यादा होते हैं। फोर्थ, आप इसमें कोई शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी को भी। अब यहाँ पे आप इन दोनों का कंपैरिजन बता दोगे कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उसमें और उसमें पब्लिक में कितने होते हैं, फिर आप मैक्सिमम बता दोगे, फिर आप शेयर ट्रांसफ़र, पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउड है या नहीं अलाउड है वो बता दोगे, फिर एनुअल जनरल मीटिंग किसके लिए जो है मैंडेटरी है और नहीं मैंडेटरी है, उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो गाइस देखो, क्वेश्चन 15 मार्क्स का कितना लंबा हमने अभी तक कर लिया। अभी भी आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो कि स्टेप्स क्या है कि आप कैसे एक प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। फर्स्टली आपको एक यूनिक नेम चूज़ करना है जो किसी ने भी ना रखा हो, और उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड ज़रूर लगाना है।
सेकंड, आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी. सो ऑल प्रपोज डायरेक्टर नीड अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू साइन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. तो उनके पास ये जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है. गेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, देन आपको DIN दिया जाएगा, यानी कि प्रपोज डायरेक्टर्स को अप्लाई करना पड़ेगा DIN नंबर के लिए. ठीक है. आफ्टर दैट आपको जो है मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एक ड्राफ्ट मिलेगा. दीज डॉक्यूमेंट आउटलाइन करेंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कंपनी के रूल्स क्या हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें बताया जाता है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न करेगी, सब कुछ कंपनी के गोल्स वगैरह बताए जाते हैं. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की रूल बुक होती है जिसमें कंपनी के रूल्स बताए जाते हैं. ठीक है. देन आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, यानी कि सबमिट करोगे अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स. किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, कि वो अप्रूव कर दे. ठीक है. उसके बाद आपको ऑब्टेन सर्टिफिकेट मिल जाएगा. वंस अगर वो आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए वो अप्रूव हो जाते हैं तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और उसको हम लोग ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक हमारी प्राइवेट कंपनी है. ठीक है जी. और यहीं पे हमारा चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. गाइस देखिए, हम लोग जो वीडियो में क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं. आपने देखा होगा, हमने देखे थे अभी भी 2023 में, 2022 में क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, तो वही कर रहे हैं. पिछली बार क्या हुआ था ना, मैंने ना यूनिट वाइज जैसे पेपर में क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसमें मैंने इस हिसाब से क्वेश्चन करवाए थे कि यूनिट 2 में सिर्फ आपको 2 ही अटैम्प्ट करने हैं. तो जो 2 चैप्टर के क्वेश्चन मुझे था कि पक्का पक्का आएंगे, हम लोग वही करते थे, तो वो क्वेश्चन ना थोड़े कम हो जाते थे. बट पेपर एक आधे का फॉर्मेट तो चेंज यूनिवर्सिटी आपको पता है करेगी ही करेगी. इसी वजह से मैं आप वीडियोस में क्या कर रही हूँ, आपको चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बता रही हूँ. टोटली आपके ऊपर है आपने कौन से करने हैं. ठीक है. क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, फिर यूनिवर्सिटी तो मेरे से पूछ के पेपर डालेगी नहीं. डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी ने अपनी मर्जी करनी है, बट यूनिवर्सिटी सारे पेपर्स लास्ट ईयर पेपर्स में से ही डालती है. एक पेपर में वो गड़बड़ी करती है. कोई भी एक एग्ज़ाम हो सकता है. वो पिछली बार था, वो बहुत सिंपल एग्ज़ाम्स में उन्होंने की थी, बट मुझे नहीं पता अब इस बार किस में करेंगे. बट एक पेपर तो उन्होंने लाना ही होता है. वो कहते हैं ना, बच्चों की सप्लियाँ तो उन्होंने बनवानी है, तो वो काम है. ठीक है. तो एक पेपर तो आपकी पहुंच से बाहर आएगा, बट अगर आप समझ के जाएंगे कि आपको हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी पता है, तो उस चैप्टर का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप अटैम्प्ट कराओगे और पास हो जाओगे. तो मेरा मेन मोटिव यहीं पे यही है कि मैं आपको हर चैप्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन करवाऊँ जो भी एग्जाम्स में आया है, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए, क्योंकि पेपर कई बार हो सकता है कि बोल्डेड करके डाल दें. ठीक है. तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियोज़ को देखिए. हो सकता है जो 40 मिनट की वीडियो है वो 1 घंटे 1.5 घंटे की जाए, पर आपका पेपर का मुझे ये है कि लॉस ना हो, सप्ली ना आए. तो आधा घंटा ज़्यादा पढ़ने से हमारा क्या चला जाएगा. ठीक है. बात करते हैं हमारे चैप्टर 3 की. देखिए चैप्टर 3 में क्या है, डिस्क्राइब करें द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और अंडर द कंपनीज एक्ट. गाइस देखो, अब ना आगे मोस्टली यही चीज़ें बात होंगी, कंपनी क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुई. तो मैं ना जो पॉइंट्स आपको ऊपर की अभी तक वीडियो में मैंने करवा दिए, उनको मैं सिर्फ जंप करने वाली हूँ, क्योंकि मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. जो कंसेप्ट अगर मैंने आपका एक कंसेप्ट का बेस बना दिया पहले 2 चैप्टर्स में कि कंपनी क्या होती है, उसकी लीगल एंटिटी क्या होती है, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी रखती है. ठीक है. पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कंपनी फॉर्म कैसे होती है, कंपनी की फॉर्मेशन कैसी होती है, कंपनी को आप रजिस्टर कैसे करते हो. तो ये भी कंसेप्ट हमने ऊपर पढ़ा है. ठीक है. तो मैं जो चीज़ें मुझे लगेगा कि आपको ऊपर करवाई हैं वो फटाफट से निकालेंगे, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो देख ली है स्टार्टिंग से अभी तक 30+ मिनट की होगी है, तो आपका एक बेस सेट हो चुका है इस सब्जेक्ट का. अब आपको जंप करने से मतलब ईजिली समझ आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी की फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है. ठीक है. कंपनीज एक्ट इज़ अ स्ट्रक्चर लीगल प्रोसेस जिसमें सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कंपनी को लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं. यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स दी गई हैं. देखो, पहले तो आपको कंपनी का टाइप सेलेक्ट करना है. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या मैंने बताया, फॉर्मेशन, उसकी नींव रखनी है कंपनी की. आपने नींव रखने से पहले आप डिसाइड करोगे कि आपने किस तरह की कंपनी खोलनी है. आप प्राइवेट लिमिटेड खोलना चाहते हो, आप पब्लिक लिमिटेड खोलना चाहते हो, आप 1% कंपनी खोलना चाहते हो, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं NGOs जो होते हैं. ठीक है. उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्या आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट आप कंपनी का टाइप डिसाइड करोगे, देन आप उसके लिए एक यूनिक नेम चूज करोगे. ये पॉइंट्स मैंने ऊपर आपको भी करवाए थे कि आप एक यूनिक नेम सोचोगे, फिर उसके बाद उसका कंसेप्ट करोगे. तो अभी उसी को इलेबरेट कर रहे हैं.
ठीक है। तो आप रीड आउट करेंगे, पॉइंट्स आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट, अब आप इसमें क्या करोगे, सेकेंडली आप एक यूनिक नेम सिलेक्ट करोगे कंपनी का जो किसी के साथ सिमिलर ना हो। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल का नाम देखें, क्विकली लर्न टॉपिक्स, इस नाम से आपको चैनल और कोई मिलेगा ही नहीं। सर्च करोगे सबसे ऊपर मेरा चैनल आएगा। तो एक यूनिक नेम कंपनी का सोचना ये भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मुझे खुद, मैं बताऊँ तो 2 से 3 दिन लग गए थे। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड क्या है, आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। फर्स्ट आपको चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आप बताओगे कि आपकी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पावर्स हैं, क्या कंपनी का स्कोप है, क्या कंपनी के क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पब्लिक के लिए आपको अवेलेबल करवाना है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप पूरा अपना गोल वगैरह बताओगे। और सेकंड डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको आप बोलते हो कि रूल बुक, कि आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, कैसे आप डे टू डे ऑपरेशंस को गवर्न करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें सारे अपने रूल्स बताओगे, क्या कंपनी के रूल्स हैं, क्या शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। थर्ड, कंसेंट फ्रॉम डायरेक्टर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, आपको सभी डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए। ऑल डायरेक्टर्स को अपना रिटन कंसेंट देना होगा कि वो सभी एग्री करते हैं एक कंपनी से। ठीक है, फोर्थ, आपको आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ देना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको उनको पहले ही तैयार करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स का कंसेंट आपको चाहिए, आपके आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चाहिए। फोर्थ, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस। अ प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी का सेक्रेटरी या कंपनी का कोई लॉयर वो डिक्लेयर करे कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट की वो कंप्लाई की है हमने। ठीक है, उसके बाद आपको, अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, अब आपने क्या करना है, ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर भी होने चाहिए, तभी तो आप साइन कर पाएंगे। द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज एसेंशियल फॉर साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे साइन कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास DIN नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके लिए आप पहले एप्लीकेशन डाल सकते हो। एवरी प्रपोज डायरेक्टर जो भी है उनके पास DIN नंबर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो इसकी इनको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो DIN कैन बी अप्लाई फॉर हील रजिस्टरिंग द कंपनी एज और सेपरेटली, या तो आप इसको अलग से भी अप्लाई कर सकते हो या जब कंपनी के लिए रजिस्टर कर रहे हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद आप कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग कर दोगे, फाइलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन। तो आप एप्लीकेशन फाइल कर दोगे, जो कि फॉर्म नंबर INC 32 के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। ठीक है, जैसे ही आप ये फॉर्म फाइल करोगे थ्रू MCA पोर्टल, तो अलॉन्ग विद INC 32, INC 33, ये कुछ इसके फॉर्म्स के नाम हैं, वो भी ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन INC 33 है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन INC 34 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। जैसे ही ये डिटेल्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब आप उसमें बता दोगे, उसके बाद आपको जो भी, जैसे भी हम लोग यार एक कॉलेज में जब हमने एडमिशन लेनी होती है तो हम उसके फॉर्म्स फिल करवाते हैं ना, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, फिर जाके वहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं वो फिल होते हैं, फिर हम फीस पे करते हैं, फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट। तो सेम है, पेमेंट करनी है, उसके बाद जो भी स्टैट्यूटरी उसकी फ़ीस होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन हुई है या नहीं। वेरिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, द ROC थ्रोली एग्जामिन करेगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपने जो भी सब इंफॉर्मेशन सबमिट की, अगर वो सही है, अगर उसको लगता है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको अगले स्टेप के लिए प्रोसीड कर देगा। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन डन हो चुकी है, उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका CIN नंबर भी होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, आप ना अगर उसको समझ के करेंगे, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत ईजिली टॉपिक समझ आ जाएगा और आपको ऐसा समझ आएगा कि आप पेपर में लिख पाओगे। बट अगर आप मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इधर मेरी बातें सुन रहे हो, उधर घर वालों की सुन रहे हो, तो अभी तक मैं गारंटी बोल सकती हूँ आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। बट क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं ऊपर ऊपर से निकलवाऊंगी, बट अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने एक एक प्रोसेस को बताया। बट जिनका ध्यान घर वालों की बातों, टीवी की आवाज़ या पास में चल रहे फ़ोन के ऊपर है, उनके लिए मेरे पास फिर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। अब आफ्टर दैट आपका पैन और टैन एप्लीकेशन होगा अलोंग विद सर्टिफिकेट ऑफ
जो इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी इज ऑटोमेटिकली अलॉटेड अ परमानेंट अकाउंट नंबर, कंपनी को अलॉट कर दिया जाता है उसका एक पैन नंबर और उसका एक टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। और जो टैन नंबर है वो डिडक्शंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों होने चाहिए। उसके बाद आप एक अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंपनी की कैरी आउट करोगे, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन, डॉक्यूमेंट सब दिखा के आप अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, आपने अब कंपनी तो खोल ली, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आपको क्या चाहिए, डेक्लरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मस्ट बी फाइल with the registrar of company, यानी कि the company must file this declaration within 180 days। कंपनी है ना, उसको डेक्लरेशन फाइल करना होगा विद इन 180 डेज। जब आपने रजिस्ट्रेशन करा ली उसके विद इन 180 डेज आपको डेक्लरेशन जो है फाइल करना पड़ेगा, और विद एविडेंस कि आपकी कितनी कैपिटल डिपॉजिट शेयर होल्डर्स ने की, क्या बैंक अकाउंट, सब कुछ आपको मतलब अपने एविडेंस विद प्रूफ के साथ आपको डेक्लरेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर दिस स्टेप कैन द कंपनी ऑफिशियली स्टार्ट। इसी स्टेप के बाद डेक्लरेशन डिक्लेयर कर दोगे तभी कंपनी स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है, तभी आप लोन्स ले पाओगे, ऑपरेशंस, डिपॉजिट्स ले पाओगे। जब तक आपने डिक्लेयर ही नहीं किया तो उसके पहले आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस, फाइलिंग एंड अपॉइंटमेंट, कंपनी मस्ट अपॉइंट इट्स फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी को पहला उसका जो डायरेक्टर है वो विद इन 30 डेज, रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 डेज अपॉइंट करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ द डायरेक्टर जो है वो ROC यूजिंग फॉर्म DIR 12 के अंदर फिल्ड होनी चाहिए कि आपने डायरेक्टर हायर किया। द कंपनी मस्ट अपॉइंट अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं रजिस्ट्रेशन के बाद वाले की, जब उसको रजिस्ट्रेशन हो गई उसके बाद वाले पॉइंट्स अगर आप चाहें तो स्किप कर दें, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही लेंथ हो गई है तो आप सिर्फ यहाँ तक के पॉइंट्स को भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन रिसीव हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट वाले पॉइंट्स को अगर आप स्किप करेंगे तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रमोटर्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हु आर प्रमोटर्स, स्टेट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स। गाइज ये क्वेश्चन 2021 में 15 मार्क्स में आया है। गाइज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। गाइज जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर एक मेंबरशिप का ऑप्शन इनेबल किया गया है, वो आप सबके बेनिफिट के लिए किया गया है। उस ऑप्शन का बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आप उस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लेंगे, जैसे कि वो सब्सक्रिप्शन 59 रुपीज़ की है जो कि 1 महीने के लिए है। जैसे ही आप उस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं, आफ्टर दैट आप सबको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा टेलीग्राम पे। उस ग्रुप के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मतलब आपने 59 पे किए उसी के अंदर ही। और कुछ वीडियोस जो हैं वो प्राइवेट रहने वाली हैं, जैसे कि अगर आपको सब्जेक्ट्स के यूनिट 1 फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है जो यूनिट 2 आए वो सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए रहे, यानी कि मेंबर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए रहे। तो अगर आप लोग उस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं तो आपको यूनिट 2 की वीडियोस और नोट्स दोनों यूनिट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। 1 महीने में जितनी वीडियोज़ आएंगी सबके नोट्स आपको उसी 59 रुपीज़ में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत बेकार डील है, बहुत अच्छी डील लगती है मुझे ये, क्योंकि अगर आप पर्सनली मुझसे नोट लेने आएंगे तो आपको पर सब्जेक्ट 50 to 100 रुपीज़ चार्ज करने पड़ सकते हैं। तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स के लिए 59 ज़्यादा नहीं है। अगर आप मुझे पर सब्जेक्ट 50 रुपीज़ पे भी करते हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट है तो आपको 300 प्लस कॉस्ट करेगा। सो 59 फॉर ऑल सब्जेक्ट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। सो अगर आपको लगता है कि आपको ये सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आपको नोट्स भी टाइमली मिल जाएं, आपको कहीं पे भी जाना ना पड़े, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग मुझे सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लेते हैं, आपको मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगी। वहाँ पे आपको जैसे ही कोई भी नई वीडियो आएगी, वीडियो आने के विद इन 1 or 2 आवर्स के अंदर आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। और प्राइवेट वीडियो सारी की सारी ग्रुप में शेयर होंगी ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियोज़ आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं प्राइवेट वीडियोज़ को, ठीक है। प्राइवेट वीडियोज़ को सिर्फ वही बच्चे देख पाएंगे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, अदरवाइज आप लोग नहीं देख पाओगे। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोग क्लियर हो, आपको मेरी इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि हु आर प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उनकी क्या लायबिलिटीज़ होती हैं। पहले तो प्रमोटर्स कौन है। अ प्रमोटर इज़ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल जो फर्स्ट स्टेप मतलब पहला कदम उठाते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, जिनके पास एक यूनिक सा आइडिया होता है कि हम लोग कंपनी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। दे आर द वन हु कम अप विद द आइडिया,
कि आपको ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और वो मेक श्योर होते हैं कि मतलब उनका आइडिया ऐसे चल जाएगा। तो वो कंपनी के जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक आइडिया को लेके आते हैं और उसके साथ कंपनी को प्रमोट करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, प्रमोटर्स आर द पीपल हु प्रमोट द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ कंपनी। जो कंपनी को क्रिएट करने के आइडिया को प्रमोट करते हैं। दे मैनेज द अर्ली स्टेजेस ऑफ द बिल्डिंग द कंपनी सच एज अरेंज फाइनेंस, कैसे आप फाइनेंस को अरेंज करोगे, कैसे आप लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करोगे, कैसे आप उनका गवर्नमेंट से अप्रूवल लोगे। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। तो विदाउट प्रमोटर अ कंपनी में नॉट बी एबल टू गेट स्टार्टेड। अगर एक प्रमोटर नहीं है ना आपके पास, तो एक कंपनी स्टार्ट करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। बट प्रमोटर को सबसे पहले इन चीज़ों की पहले ही नॉलेज होती है, तो वो एडवांस में आपको इत्तला करता रहेगा कि क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। उसके पास पूरा आइडिया होता है कि कैसे आप एक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। अब प्रमोटर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? पहली ड्यूटी होती है प्रमोटर की कि डिस्क्लोज़ करना, कि उसको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, कुछ भी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है, यानी कि सामने वाली पार्टी को बताना है। If they stand to benefit personally from any deal they make on behalf of the company, they need to let the company know। अगर वो किसी भी डील में खड़ा होता है पर्सनली बेनिफिट के लिए और कंपनी के बिहाफ से खड़ा होता है, तो उसको कंपनी को पहले बताना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, उस डिस्क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है, पहली ड्यूटी है उसकी। सेकंड ड्यूटी है ड्यूटी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रमोटर्स को अवॉइड करना होगा ऐसी पोजीशन में आने में कि जहाँ पे उनमें पर्सनल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो, यानी कि उसको दो चीज़ों में किसी एक चीज़ को चुनना पड़े। लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रमोटर है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है कंपनी को, दे मस्ट नॉट ट्राई टू गेन पर्सनल प्रॉफिट विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी। बिना कंपनी को इन्फॉर्म करे वो फिर वहाँ से प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोटर कि वो प्रायोरिटाइज करे कि कंपनी का इंटरेस्ट उसके प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कंपनी के लिए एज अ प्रमोटर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो खुद की प्रॉपर्टी आगे सेल कर रहा है। कोई भी क्यों चाहेगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पूरे भाव पे बेचूं? हर कोई चाहेगा मैंने उसमें मुनाफा कमाना है। तो ऐसी सिचुएशन ही क्यों लानी है? ठीक है, थर्ड उसकी ड्यूटी क्या है? फिड्यूशरी ड्यूटी। प्रमोटर्स आर कंसीडर फिड्यूशरीज ऑफ द कंपनी विच मीन्स दे मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड विद होनेस्टी। कि उनके ऊपर विश्वास करके प्रमोटर्स को हायर किया जाता है, तो उन्होंने भी ऑनेस्टी के साथ काम करना है। दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने कंपनी के बारे में हमेशा अच्छा, कंपनी के भलाई के लिए ही काम करना है। उसको उस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, जो भी उनको पोजीशन दी गई है पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको यूज़ नहीं करना है। प्रमोटर की क्या ड्यूटी है? ड्यूटी टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट्स। इफ़ प्रमोटर मेक एनी प्रॉफिट, अगर प्रमोटर को कोई भी प्रॉफिट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू जो कि कंपनी में इन्वॉल्व है, सो उसको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी के साथ या उसके शेयर होल्डर्स के साथ। ठीक है, वो इस प्रॉफिट को सीक्रेटली अपनी जेब में नहीं डालेगा कि हमें रिश्वत है या ऊपर की कमाई है तो मेरी होगी। नो। फिफ्थ ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ऑफ केयर। प्रमोटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योर दैट कि जो ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंपनी की प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, सिक्स्थ ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू एक्ट इन द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट। की कंपनी के लिए बेस्ट सोचना है। ठीक है, जैसे कंपनी को मुनाफा ही मुनाफा हो। सेवंथ, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। प्री, कंपनी के रजिस्टर होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट होना। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रमोटर ऑफ्टन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी इवन बिफोर इट इज़ ऑफिशियली फॉर्म। तो उसको मेक श्योर करना पड़ेगा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के फ़ायदे के लिए हों। ठीक है, और वंस द कंपनी इज़ फॉर्म, और जब कंपनी फॉर्म हो जाएगी तो कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट कर लेगी। बट जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होती है तो उसके जो भी प्री कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो प्रमोटर अपने ऊपर करेगा कि हाँ मैंने कंपनी के फ़ायदे के लिए करने। अब ये तो हो गई कि प्रमोटर की ये ड्यूटीज़ हैं। सेकंड, प्रमोटर की लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर प्रमोटर गलत इन्फॉर्मेशन या मिसलीड कर देता है जो भी फॉर्मेशन का प्रोसेस है तो उसके लिए लाइबल होगा। ठीक है, अगर प्रमोटर गलत स्टेटमेंट कंपनी की प्रोस्पेक्टस में डलवा देता है या कुछ भी जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान झेलना पड़ता है,
तो प्रमोटर को भी उसके लिए स्यू किया जाएगा, डैमेजेस उसको भी भरने पड़ेंगे। सेकंड, अगर उसकी लाइबिलिटी फॉर सीक्रेट प्रोफाइल, अगर प्रमोटर जो है वो सीक्रेटली मतलब चोरी चोरी प्रॉफिट कमा रहा है डील के थ्रू और कंपनी का नुकसान करवा रहा है, तो फिर भी वो प्रमोटर लाइबल हो जाएगा कि वो कंपनी की भलाई के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर वो फिक्ड्यूशरी ड्यूटी को तोड़ता है, लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ, ब्रीच मतलब तोड़ना, ब्रीच ऑफ फिक्ड्यूशरी ड्यूटी, तो प्रमोटर को कंपनी के क्योंकि बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, बट अगर डिसऑनेस्टली वो वायलेट करता है, मतलब ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है, तो वो नुकसान के लिए, अगर उसकी वजह से कंपनी नुकसान झेल रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रमोटर, तो उसको नुकसान भरना पड़ेगा। अगर वो प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स में घपला कर देता है तो उसके लिए भी उसको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर वो फ्रॉड करता है फिर उसको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। अब आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, तो गाइज अब देखिए आगे क्या है कि लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोमोटर अंडर द कंपनीज एक्ट, की क्या लीगल प्रोविजंस है प्रोमोटर के रिलेटेड। कंपनीज एक्ट 2013 हैव सेवरल प्रोविजंस दैट गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ प्रोमोटर। बहुत सारी प्रोविजंस हैं। दीज प्रोविजंस इंश्योर करती हैं कि जो प्रोमोटर है वो कंपनी की भलाई के लिए, गुड फेथ के लिए काम करे और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली फुलफिल करे। कुछ एक्शंस यहाँ पे सेक्शंस बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस अबाउट सेक्शन 26, ये जो सेक्शन 26 है, ये सेक्शन क्या बताता है? दिस सेक्शन रिक्वायर द प्रमोटर टू प्रोवाइड, की उसकी जो भी एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मतलब फुल्ली डिस्क्लोज करनी है इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ, कुछ भी मिसलीड नहीं करनी इन्फॉर्मेशन या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है कंपनी को, प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोविजन है अंडर सेक्शन 26। सेक्शन 35 क्या बताता है कि प्रमोटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ मिसलीड स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अगर इन्वेस्टर को सफ़र करना पड़ रहा है एक नुकसान को क्योंकि उस स्टेटमेंट की वजह से, तो प्रमोटर के ऊपर भी केस फाइल होगा कंपनसेशन के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35। उसके बाद सेक्शन 300 क्या बोलता है? दिस सेक्शन अलाउ कि शेयर होल्डर जो है वो लीगल एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द प्रमोटर अगर वो ब्रीच करता है अपनी ड्यूटी से, जो भी उसने ड्यूटी प्रॉमिस की थी वो उसको पूरा नहीं करता है, तो शेयर होल्डर उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 339 ये क्या बताता है? ये बताता है कि प्रमोटर्स जो भी फ्रॉडल्ट एक्टिविटीज़ में पर्सनली इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो कंपनी उस प्रमोटर को सू कर सकती है डैमेजेस के लिए और उसको कहीं ना कहीं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी फेस करने पड़ सकते हैं। अब प्रमोटर के राइट्स क्या हैं? प्रमोटर को कोई हक भी है? प्रमोटर की लाइबिलिटी देख ली, प्रमोटर की ड्यूटीज़ देख ली, प्रमोटर के राइट्स क्या है? प्रमोटर का ये राइट है कि वो अपने एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकता है, जो भी उसने खर्चा किया कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो इन खर्चों को रिकवर कर सकता है कंपनी से। सेकेंड राइट क्या है? राइट टू रेम्यूनरेशन। प्रमोटर को एक पेमेंट रिसीव होनी होगी, जो वो काम करेगा उसके बदले में। फ्री में तो कोई भी काम नहीं ना करेगा, कंपनी ने कुछ तो अमाउंट प्रॉमिस किया होगा कि वो उसको पे करेंगे। सो ये रेम्यूनरेशन कैश में भी हो सकती है, शेयर्स भी हो सकते हैं, कमीशन भी हो सकती है। तो कंपनी को ये भी जो पेमेंट है उसको देनी पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन के बाद। नेक्स्ट क्या है? राइट टू इंडेमनिटी। इफ़ अ प्रमोटर इंकर, अगर प्रमोटर ने कोई भी लाइबिलिटी की है, ठीक है, अपना बेस्ट इंटरेस्ट देते हुए कंपनी के लिए, तो कंपनी में इंडेमनीफाई देम एंड मीनिंग द कंपनी विल कवर द कॉस्ट। जो भी उसको कॉस्ट उसने अप्लाई की है, लगाई है, जिसकी वजह से प्रमोटर को सफ़र करना पड़ा है, तो कंपनी उस कॉस्ट को पे करेगी। अब यहीं पे ये हमारा प्रमोटर वाला क्वेश्चन हो जाता है जी ख़त्म। अब क्वेश्चन एक और है जो 2021 में 5 मार्क्स में आया था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको अपना शॉर्ट नोट लिखना है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन है। ऊपर हमने बात की ना, जब एक कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आके आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो उसके बारे में अब आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करती है। जब उनका पूरा प्रोसीजर पूरा हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो कंपनी को मतलब कंप्लीट हो जाती है, तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है। अब इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पहला पॉइंट होता है लीगल रिकॉग्नाइजेशन का। ये सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि कंपनी अब लीगली रजिस्टर हो चुकी है, कंपनी को रिकॉग्नाइज किया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट। उसमें जो डेट लिखी होती है कि इस डेट को इशू हुई है, द कंपनी बिगन इट्स ऑपरेशन, उस तारीख से कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। सेकंड,
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रूफ है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कि सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी की हैं, पूरी करने के बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। दिस मीन दैट वंस सर्टिफिकेट इज़ इशू, जब एक बार आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया तो कोई भी ये क्वेश्चन नहीं रेज कर सकता कि कंपनी वैलिड है या नहीं है, ठीक है, ये आपकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। थर्ड, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी आफ्टर रिसीव, जब आपको सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तो कंपनी की एक अलग लीगल एंटिटी बन जाती है, उसके ओनर से अलग, ठीक है, तो ये खुद कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है अपने नाम से। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, अब वो कुछ भी कर सकती है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिटेल इंक्लूड, जो सर्टिफिकेट है इसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जैसे कंपनी का नेम, किस डेट को कंपनी रजिस्टर हुई, कंपनी का सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, जुडिशन, किस जुडिशन के अंदर इसकी मतलब रजिस्ट्रेशन हुई, यानी कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई, तो सब कुछ इसके अंदर आपकी डिटेल्स इंक्लूड होती हैं। फिफ्थ, लाइफ लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट जो है एक परमानेंट डॉक्यूमेंट है, जब तक कंपनी इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगी अंडर द कंपनीज एक्ट तब तक कंपनी वैलिड मानी जाएगी, और अगर वो ऐसा नहीं करती अनलेस द और तब तक वो वैलिड कंपनी मानी जाएगी जब तक वो खुद को डिसॉल्व नहीं कर लेती, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फॉर पब्लिक कंपनीज, जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हो जाता है तो वो उनको अलाउ करता है कि अब आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज बिजनेस ऑपरेशंस कैन स्टार्ट, प्राइवेट कंपनीज जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनीज में उनको ये अलाउ कर देते हैं कि अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, कमेंसमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस की। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लेने का प्रोसेस क्या है, कंपनी प्रमोटर्स मस्ट फर्स्ट सबमिट द रिक्वायर, पहले वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, किसको सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो रजिस्ट्रार उनको रिव्यू करता है, डॉक्यूमेंट्स को देखता है कि सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर थे दिए हैं, अगर सबको उसको लगता है कि सब कुछ ऑर्डर में है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो इशू कर देती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कहीं ना कहीं ये जो सर्टिफिकेट है ये इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी देता है कि कंपनी सही है, कि कंपनी पे ट्रस्ट किया जा सकता है। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बताता है कि कंपनी लॉज रूल्स का पूरा फॉलो कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करती है। थर्ड, ये बताता है कि कंपनी की खुद की एक लीगल एंटिटी है, ओनर का इसके साथ कोई लेना नहीं, ओनर अपना अलग है और बिजनेस की खुद की एक अलग अपनी पहचान है। और यहीं पे क्वेश्चन की कंक्लूजन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर दैट आता है हमारा चैप्टर 4, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। गाइज इस चैप्टर को हम स्टार्ट तो कर देते हैं, बट जितना भी होगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ आई थिंक 1 आवर हो चुकी है, तो टोटल आपको पता है 8 चैप्टर्स हैं आपके यूनिट 1 में, ठीक है। तो हो सकता है मैं इसकी आधी वीडियो पार्ट 2 में लेके आऊँ, यूनिट 1 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो अगर 1 आवर 40 मिनट की भी चली गई टोटल ओवरऑल तो आप देख नहीं पाओगे, और मेरे फ़ोन में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी वीडियो बना पाए, 1 आवर तक की वीडियो में ही हैंग होने लग जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा देखें कि जब भी इसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगी तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पार्ट 2 भी आपको बता दूँगी कि ये पार्ट 2 आ चुका है, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर चेक करें, विद इन 1 और 2 डेज़ में पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बस मुझे इसको रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करके इसको फ़ोन से डिलीट कर दूँगी पार्ट 1 को, फिर पार्ट 2 बना पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि इतनी फ़ोन में भी स्पेसेस नहीं होती हैं, यू नो वेरी वेल। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ये कौन सा कैरेक्टर है कंपनी का, स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आप ये बताओ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ जिसमें आपकी कंपनी के आप ऑब्जेक्टिव्स बताते हो, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, मतलब एक क्लियर पॉइंट होता है कि कंपनी क्या क्या करने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और प्रोसीजर बताना है कि अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना है, यानी अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। 2023 में ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया था। तो पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आप बता सकते हो। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ ऑफ्टन रेफर एज द करेक्ट चार्टर ऑफ द कंपनी, बिकॉज क्योंकि ये की डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, जो कंपनी की फाउंडेशन मानी जाती है, कंपनी का फ्रेमवर्क है जिसके बेस पे कंपनी चलती है। इसमें कंपनी के बारे में एवरी सिंगल डिटेल मौजूद होती है। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि कंपनी की रिलेशनशिप बाहरली दुनिया के साथ कैसे है, स्पेसिफाई करता है कि क्या कंपनी कर सकती है, क्या कंपनी नहीं कर सकती है, इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो वाई द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडर द चार्टर ऑफ द कंपनी, क्यों इसको कंपनी का एक अहम हिस्सा माना गया है। सो फर्स्ट, फाउंडेशन डॉक्यूमेंट, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये एक्ट करता है एज अ चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्टेब्लिश करता है कि कंपनी की आइडेंटिटी है। बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आप कंपनी को रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, डिफाइन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये स्पेसिफाई करता है कि क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कंपनी एक्टिविटीज़ करती है। कंपनी ओनली एंगेज इन एक्टिविटी, कंपनी सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ में एंगेज होगी जो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करेगी। उसके अलावा कंपनी किसी भी चीज़ में अगर इन्वॉल्व होती है तो वो अल्ट्रा वायर्स यानी कि बियॉन्ड द पावर, अपनी पावर से बाहर जा रही है तो वहाँ पे उस पर कुछ चार्जेस आएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग आउटसाइड इट्स स्कोप इज कंसीडर अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द, अगर वो पावर चली जाती है यानी कि अगर कुछ भी ऐसा जो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा और वो उसी को परफॉर्म कर रहे हैं तो कंपनी हैज़ द नो अथॉरिटी टू एक्ट बियॉन्ड वट इट स्टार्टेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो उन्होंने प्रॉमिस किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो उसी में करेंगे। अगर वो उसके बियॉन्ड चले जाते हैं पावर्स के तो वो अल्ट्रा वायर्स में आ जाते हैं, उनको अल्ट्रा वायर कंसीडर करेंगे यानी कि वो गलत है। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या रिलेशनशिप है विद आउटसाइड वर्ल्ड। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये गवर्न करता है कंपनी को कि जो थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करनी है, क्रेडिटर्स हैं, क्लाइंट्स हैं या जनरल पब्लिक है, तो ये उनको कंपनी का एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। ठीक है, उनको एक्सटर्नल पार्टीज़ को क्लैरिटी देता है कि कंपनी क्या ऑथराइज कर रही है, कंपनी क्या करना चाहती है, क्या कंपनी के गोल हैं। ठीक है, फोर्थ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। वंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर हो जाता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो ये एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है कंपनी के लिए और उसके मेंबर्स के लिए और पब्लिक के लिए। तो कंपनी को उसी डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। दिस मैन द कंपनी स्ट्रिक्टली एडहेयर करनी होंगी जो भी प्रोविजंस उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक बार वो लीगल मतलब कानून की किताब में आपने उसको दर्ज करवा दिया उसके बाद आप उसके बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफाइन, नेक्स्ट क्या है, डिफाइन द कंपनी आइडेंटिटी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कंपनी की आइडेंटिटी बताती है कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी की लोकेशन क्या है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी कंपनी करती है, क्या कंपनी के शेयर कैपिटल है, क्या कंपनी की लायबिलिटी है इसके मेंबर्स के थ्रू। तो ये सारा कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनीवन कैन इंस्पेक्ट इट टू अंडरस्टैंड, कोई भी इसको ले सकता है ताकि वो कंपनी की पोजीशन को, कंपनी की पावर्स को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को समझ सके। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि कंपनी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। कंपनी ने मतलब इसमें वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस नहीं होती बट इसमें पूरी डिटेल होती है कि देखो यार ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इन सब का जिक्र किया जाता है। तो एक तरह से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जो भी कोई बंदा नया इन्वेस्टर कंपनी में आना चाहता है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पहले देखे, अगर उसको सही लगता है तो वो एंटर करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड पावर, कंपनी कैन नॉट ऑपरेट बियॉन्ड द लिमिट, मतलब कंपनी के पास उतनी ही पावर्स हैं जितनी उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रॉमिस कर दिया कि यही करेंगे। ठीक है, वो उसके बियॉन्ड, उसके बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बाउंड्री सेट कर देता है कि इंश्योर करता है कि कंपनी इसी तक, यहीं तक स्टिक रहेगी। ठीक है, जो उन्होंने पर्पस बताया वहीं तक रहेगी और उसका मिसयूज़ नहीं करेगी अपनी अथॉरिटीज़ का। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर बाय क्लियरली डिफाइनिंग कि व्हाट कंपनी कैन और कैन नॉट डू। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिवेंट करता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजमेंट्स हैं फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड द इंटेंट पर्पस,
अब देखो, अगर कंपनी में बताया, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली डिफाइन है कि आप कंपनी में रह के क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको प्रोटेक्ट करता है और अदर स्टेक होल्डर्स को। अगर कोई भी अनऑथराइज डिसीजन लिया जाता है तो आप वहीं पे उसको रोक सकते हो। बियॉन्ड जाके अगर कुछ भी हो रहा है आप उसको वहीं पे रोक सकते हो कि नहीं, ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, हम बाहर चले जाएंगे, हम अल्ट्रा वायर्स में आ जाएंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। तो अब की फीचर्स क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, या आप बोल सकते हो क्लॉजेज क्या है। आपको पेपर में अगला क्वेश्चन यही इसी वीडियो में आपको शायद देखने को मिलेगा कि क्लॉजेज क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। सिर्फ क्लॉजेज 15 मार्क्स में आए हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्लॉजेज क्या है? फर्स्ट क्लोज क्या होता है? सेक्शन, मतलब कौन कौन सा डिपार्टमेंट होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। पहला होता है नेम क्लोज, जिसमें आपकी कंपनी का नेम होता है, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड लगा होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफाई द कंपनी नेम विच मस्ट एंड विद लिमिटेड। लिमिटेड वो पब्लिक पे लगता है या प्राइवेट लिमिटेड, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का टाइप क्या है। क्लोज कौन सा होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कि कहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, किस लोकेशन पे, ठीक है। थर्ड क्लोज में आप क्या बताते हो कि आपकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाहती है, किन एक्टिविटीज़ को वो करेगी। फोर्थ, लाइबिलिटी क्लोज डिफाइन करती है कि क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज़ रहेंगी, लिमिटेड होगी, जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए उतनी होगी, या उनकी बियॉन्ड द पावर होगी। फिफ्थ में आप कैपिटल क्लोज बताते हो कि कितनी कैपिटल से कंपनी स्टार्ट की जा रही है। स्पेसिफाई द कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी जो रेज कर सकती है। सिक्स्थ, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा, यानी कि कंटेन द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो इनिशियली एग्री करेंगे कंपनी के साथ, ठीक है। जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं सब, उन सब का मतलब जिन्होंने भी कंपनी को सब्सक्राइब किया, सब्सक्रिप्शन लिया, एसोसिएट किया, उन सब का नेम होगा, ठीक है। तो ये सिंपल से क्लोजेज हैं, मतलब यानी कि जो सेक्शंस आते हैं, पॉइंट्स आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बताए होते हैं। अब प्रोसीजर क्या है अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करनी है, यानी कुछ चेंजेस करने हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फ्रेमवर्क को बताता है कि कंपनी के क्या ऑपरेशन है, क्या चेंजेस आएंगे, क्यों, जो भी इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट है। तो अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये अलाउ करता है, बट इट रिक्वायर फॉलो अ लीगल प्रोसीजर। बट इसमें आपको एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि अगर आपको कुछ अल्टरेशन करनी है तो उसका एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, बोर्ड मीटिंग होगी। फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वे अ बोर्ड मीटिंग, कंपनी के डायरेक्टर्स की। बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर्स हैं वो अप्रूव करेंगे प्रपोजल को कि आप अल्टर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर सकते हो तो आप एक जनरल मीटिंग बुलाओगे, शेयर होल्डर्स की जो भी रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन होगा वो पास करेंगे। सेकंड, पहले आपने जनरल मीटिंग बुला ली, अब जनरल मीटिंग में सब लोग जितने भी मौजूद हैं उनमें से होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, यानी कि देखा जाएगा कि 75% वोट किस तरफ जा रही है, यानी कि पास बाय एटलीस्ट, क्योंकि वो रेजोल्यूशन कब पास होगा जब 75% लोगों की आवाज़ एक होगी। ये नहीं है कि 10% कुछ बोल रहे हैं, 10% कुछ बोल रहे हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन है। नो, फिर कोई अल्टरेशन हो ही नहीं सकती। तो जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जो कि ज़रूरी है अल्टरेशन को अप्रूव करवाने के लिए। अगर 75% लोग उस अल्टरेशन को, उस चेंजेस को सहमति दे देते हैं तो वो अल्टरेशन अप्रूव हो जाएगा। इफ़ द चेंजेस इन्वॉल्व अल्टर द ऑब्जेक्ट, और अगर जो चेंजेस हम करवाना चाहते हैं उसमें अल्टरेशन में जो ऑब्जेक्ट क्लोज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लोज के बारे में है, तो अप्रूवल कंपनी के शेयर होल्डर्स का और क्रेडिटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंजेस करना चाहते हैं तो अप्रूवल फ्रॉम द कंपनी शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स में ऑल्सो भी नीडेड, तो वो बहुत ज़रूरी है फिर, ठीक है। फिर बाकियों का अप्रूवल बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि शेयर होल्डर और क्रेडिटर एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थर्ड, अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब आपको शेयर होल्डर्स के अप्रूवल्स मिल गए, यहाँ पे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन ले ली, जनरल मीटिंग में करवा ली, अब आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है। डिपेंड करेगा कि किस टाइप का चेंज आप करवाना चाहते हो, ठीक है। स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडीज़ पे उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप चेंजेस करवाना चाहते हो, कंपनी का नेम है, ठीक है, तो पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरओ से ही ज़रूरी है। सो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज नीडेड। और इफ़ द कंपनी ऑपरेट्स इन अ रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, इट मे ऑल्सो नीड अप्रूवल
और अगर जो हमारी कंपनी है वो रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, यानी कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उसको अप्रूवल जो है वो आरबीआई और सेबी से लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके मेन वो हेड वही है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास करवा लिया, 75% लोग एग्री करते हैं, अब आपको अप्रूवल मिल गया कि आप चेंजेस कर सकते हो, तो आपको फाइलिंग करने, मतलब जैसे रिटर्न फाइल करते हैं वैसे फॉर्म फिल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। मस्ट फाइल द रेजोल्यूशन विद द आरओसी विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर। सो अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि कॉपी ऑफ अल्टर, जो आपने चेंजेस किए हैं उस चेंज्ड हुए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सर्टिफिकेट कॉपी लगेगी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। फॉर्म लाइक MGT 14 और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी ऑनलाइन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर पोर्टल होंगे, आपको वहाँ पे फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा आपका इश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट बाय ROC। वंस द ROC जो है वेरीफाई कर देगी आपके डॉक्यूमेंट्स को और अप्रूव कर देगी आप अल्ट्रेशन कर सकते हो, तो आपको एक नया जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा। फॉर चेंजेस जो भी होंगे, अगर रिलेटेड टू नेम क्लोज हैं या रजिस्ट्रार ऑफिस क्लोज हैं, तो न्यू सर्टिफिकेट जो इनकॉर्पोरेशन है वो ROC के थ्रू ही आपको इशू कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, कंपनी के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको ROC से अप्रूवल मिल गया है। सो कंपनी नीड्स टू अपडेट इट्स इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्म, जो भी उसके स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स हैं उनको अल्ट्रेशन के बारे में इन्फॉर्म भी करना होगा कि हाँ हो चुका है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ध्यान में रखने वाली है कि ऑब्जेक्ट क्लोज का अगर अल्ट्रेशन होता है, अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लोज जो डिफाइन करता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। फॉर दिस स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ इनफ नहीं होगी, परमिशन होनी चाहिए एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ की और शेयर होल्डर्स की, ठीक है, दोनों की परमिशन होनी चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंजेस कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन काफ़ी नहीं होगी, आपको और भी एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ की परमिशन लेनी होगी। सेकंड, अगर आप लाइबिलिटी क्लोज में चेंजेस कर रहे हो, इफ़ द कंपनी वांट टू अल्टर द लाइबिलिटी क्लोज, तो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसका अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइबिलिटी क्लॉज में चेंजेस कर रहे हो तो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसका अप्रूवल ज़रूरी है। और अगर इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर और क्रेडिटर आ रहा है, तो अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शेयर होल्डर्स के ऊपर कुछ चेंजेस करना चाहते हो ऑब्जेक्ट ऑफ लाइबिलिटी क्लोज में, तो ये शेयर होल्डर्स को इम्पैक्ट करेगा। सो देयर इंटरेस्ट आर केयरफुली कंसीडर, कि उनके इंटरेस्ट को केयरफुली कंसीडर किया जाए जब आप अल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हो, कि उनको लॉसेज ना फेस करने पड़े, ठीक है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन की आपको दी गई है कंक्लूजन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है और क्या क्लॉजेज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो क्लॉजेज है ना, अभी हमने ऊपर भी किए जो मैंने फीचर्स करवाए, अब आपको यहाँ पे उसको एलैबोरेट करना है, पॉइंट को खींचना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2022 में आया था। फर्स्ट आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो मैं अब इसको रीड नहीं करूँगी, सेम लिखा होता है तो बार बार नहीं करेंगे। अब क्लोजेज क्या है, क्लोजेज हमने ऊपर देखा था, सबसे पहला क्लोज क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, नेम क्लोज, जिसमें कंपनी का एक यूनिक नेम होता है, तो इसके अंदर आप कुछ भी गप्पे लिख सकते हो, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, देखो कैसे खींचा हुआ है उसको एग्जाम्पल देके। सेकेंड होता है कि कहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाई, कैसे करवाई, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ सबमिट करवाए, क्या मतलब क्या क्या प्रोसीजर हुआ, सब आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। थर्ड, जिसमें हम कंपनी का ऑब्जेक्ट बताते हैं कि क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पसेज है, क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, क्या इंसिडेंशियल ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। अदर ऑब्जेक्ट देखो कितनी पॉइंट की लेंथ खींच के लंबी की हुई है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लाइबिलिटी क्लोज की क्या लाइबिलिटीज़ रहेंगी अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक्स जैसे मैं आपको बता सकती हूँ विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऊपर हमने क्लॉजेज देखे, पॉइंट की हेडिंग्स वही हैं जो ऊपर वाले में क्लॉजेज में थी, बस उस पॉइंट्स की ऊपर जो लेंथ थी ना वो सिर्फ 2-2 लाइनों में थी, और यहाँ पे आधे आधे एक पेज का है। बस आपको देखना है कि कैसे खींचा हुआ है उसको। अब अगला पॉइंट क्या है कि कैपिटल क्लोज क्या है, तो ये डिफाइन कैपिटल के बारे में करते हैं कि कहाँ से कैपिटल आएगी, प्राइवेट में कैसे मैक्सिमम आ सकती है, पब्लिक में कैसे आएगी। तो आपको सिंपली ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट पॉइंट की एग्जांपल्स तो आपको किसी भी हाल में लिखनी है, ठीक है।
उसके बाद सब्सक्रिप्शन का क्लोज आएगा। तो ये पॉइंट्स ऊपर मैंने करवा रखे हैं, इसलिए मैं फटाफट आपको मतलब निकलवा रही हूँ। अब इम्पॉर्टेंस क्या आती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपके लिए एक लीगल बाउंड्री सेट कर देता है कि आप इसके बाहर नहीं जाओगे, बियॉन्ड द पावर जाके काम नहीं करोगे। सेकंड, ये शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनको क्लियरली बताता है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंपनी को करना है, किसी भी चीज़ का आप मिसयूज़ नहीं करोगे। हेल्प करता है एक्सटर्नल पार्टीज़ की, उनको पता होता है कि क्या मतलब बाहर वाली जो भी पार्टीज़ है, अगर उनको कंपनी में आना है, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर हो गए, तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या कंपनी के स्कोप है। फोर्थ, ये ट्रांसपेरेंट होता है, सब कुछ इसमें क्लियरली बताया होता है। तो यहीं पे क्वेश्चन की कंक्लूजन है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि क्लोजेज ऊपर थे, तो बार बार सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगी, मेरा भी बोल बोल के बुरा हाल हो जाता है। तो यहीं पे ये वीडियो एंड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 में। सो जैसे ही पार्ट 2 को मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं साथ के साथ ही इसी वीडियो के पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप सबके लिए। तो प्लीज़ याद से आप लोग 1-2 दिन में चेक ज़रूर कर ले, पार्ट 2 जैसे ही आएगा प्लीज़ उसको भी देख ले। फिर हमने यूनिट 2 भी लाना है, आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा तभी यूनिट 2 को लेके आएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली यूनिट 1 कंप्लीट करें, बिल्कुल बेसिक्स है और सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। फिर क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आए यार, आप अटेम्प्ट कराओगे, इतना टफ नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, आप लोगों को मेरी इंस्टा आईडी दिख रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लिया है देन आप तब भी मुझे इंस्टा पे अपने नाम, किस नाम से आपने मतलब सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया है वो बता दें, और आपने अपना जो टेलीग्राम का नंबर है या जो भी नेम है वो मुझे बता दें, मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड ऑन कर दूँगी। सो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। मिलेंगे हम लोग आपको इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।